ओके, अपने कैम माइक जो है इसको ऑफ रखें। ओके, तो इस केस में हमारे पास अकाउंटिंग प्रॉफिट 80,000 आ गया। उसके बाद हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे हम कह रहे हैं कि हम अपनी सर्विसेज दे रहे थे और अपनी ही बिल्डिंग में ये वर्क कर रहे थे। तो उस केस में टू बी कैन सपोज यू कुड हैव वर्क फॉर समवन एल्स। आप कहीं और जॉब कर सकते थे, उसके अगेंस्ट आप सैलरी अर्न कर सकते थे 30,000 की, ठीक है। तो योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द टाइम वुड हैव बीन 30,000 इन दैट केस। तो 30,000 की जो सैलरी आप गेन कर सकते थे अगर अपना बिजनेस ना कर रहे थे, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसीडर होगी, ठीक है। तो 30,000 ऑफ योर अकाउंटिंग प्रॉफिट, जो आपका 80,000 प्रॉफिट शो हो रहा था, उसमें से आप 30,000 जो है उसको माइनस करेंगे आप अपना इकोनॉमिक प्रॉफिट डिटरमिन करने के लिए। तो वन ऑफ द कॉस्ट जो आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो थी कि आप अपने सर्विसेज दे रहे थे बिजनेस को। एंड अदर इज सेकंड, एक और कॉस्ट भी यहाँ पे है, वो है हमारे पास कि आप अपनी बिल्डिंग भी जो है वो ऑफर कर रहे थे। तो उस केस में बिल्डिंग अगर आप रेंट पे देते तो वो कह रहे हैं कि 1 लाख उसका रेंट पर ईयर आपको मिल सकता था, लेकिन अभी वो 1 लाख जो है वो रेंट नहीं मिलेगा। तो आप 1 लाख आप ये फार्गो कर रहे हैं, ये भी आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट है, और 30,000 की सैलरी जो है वो भी आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट है। तो 1,30,000 जो है वो अब आपको नहीं मिलेगा। तो ये टोटल आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट होगी। अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, तो 20,000 आपकी जो है वो ये वाली कॉस्ट, ये आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट थी, ठीक है। और 1,30,000, 1 लाख ये वाला रेंट वाला, 30,000 सैलरी वाला, 1,30,000 प्लस 20,000, तो 1,50,000 जो है वो टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट कहलाएगी, ठीक है। अकाउंटिंग कॉस्ट जस्ट 20,000 थी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो है वो 20,000 थी, और आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट 1,30,000 थी। तो टोटल अगर आप देखें, इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ रनिंग द बिजनेस वो है 1,50,000। और अगर अब आप देखें कि आपके रेवेन्यू कितने थे 1 लाख के, और उसमें से आप माइनस कर दें 1,50,000, तो 50,000 माइनस में आ जाएगा। तो यू एक्चुअली लॉस 50,000 बाय रनिंग दिस बिजनेस, ठीक है। तो इस केस में इकोनॉमिक प्रॉफिट आपका नेगेटिव में चला गया, बल्कि आपका लॉस हो गया। तो उस केस में जो आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट शो हो रहा था, और यहाँ पे अगर हम इकोनॉमिक प्रॉफिट की बात करें तो वो नेगेटिव में चला गया है। तो सम ऑफ द टाइम होता यह है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट आपको ओवरस्टेट शो हो रहा होता है, ज्यादा शो हो रहा होता है, लेकिन एक्चुअल में आपने उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एडजस्ट नहीं की होती। तो एक इफेक्टिव मैनेजर जो है वो तमाम तर चीज़ों को वहाँ पे जो है जब डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं आप, तो उसमें वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी कंसीडर करते हैं कि अगर ये मैं कहीं और इन्वेस्ट करता है, या मतलब आप और सर्विसेज होती, या ये बिल्डिंग रेंट पे दी जाती, तो क्या क्या बेनिफिट हो सकते थे, या इसको फिक्स अमाउंट रियल इंटरेस्ट रेट की फॉर्म में कहीं डिपॉजिट करवाया जाता अमाउंट को, तो क्या बेनिफिट होता है। वो तमाम एस्पेक्ट जो है देखे जाते हैं जब आप डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट में आप जो भी आपके पास एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है उसकी बेस पे आपके पास टोटल प्रॉफिट्स आते हैं, और इम्प्लिसिट कॉस्ट बेसिकली इज जस्ट लाइक द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसको आप कंसीडर करते हैं। तो इसको हम आगे भी यहाँ पे देखते हैं कि अब जो सेकंड पॉइंट बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे कि रिकग्नाइज द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉफिट। अब हमने अभी फर्स्ट पार्ट किया है कि नेचर ऑफ प्रॉफिट अंडरस्टैंड कर रही है कि इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या है, अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या है, इफेक्टिव मैनेजर किस पेज पे डिसीजन मेकिंग करेगा। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट क्यों किसी भी बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है, उसका बेनिफिट क्या होगा, वो हम यहाँ पे रोल ऑफ प्रॉफिट में अंडरस्टैंड करेंगे। कहते हैं कि एक कॉमन मिसकंसेप्शन ये है
कि अब जब भी बात करते हैं प्रॉफिट की तो ऐसा लगता है कि अगर कोई बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेड है, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट की बात करता है, तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा सेल्फ इंटरेस्टेड है, अपने बेनिफिट का क्या कर रहे हैं, ओवरऑल सोसाइटी के बेनिफिट का क्या नहीं कर रहे। तो कहते हैं दिस इज द ओनली मिसकंसेप्शन। एक्चुअली ये है कि अगर कोई बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा तो उसका मतलब ये है कि उस बिजनेस ने जो भी स्कार्स रिसोर्सेज सोसाइटी के, जो टोटल ओनरशिप जो है रिसोर्सेज पे, वो सोसाइटी की होती है, और जो रिसोर्सेज उस बिजनेस ने यूज करे हैं उसको उसने ऑप्टिमल लेवल पे जाकर उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट जो है वो गेन किया है। सोसाइटी, ओवरऑल सोसाइटी को तो बेनिफिट यही होगा ना कि जो भी रिसोर्सेज यूज हो रहे हों उनका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लिया जाए। ठीक है। तो उस केस में हम कहते हैं कि अगर एक बिजनेस प्रॉफिटेबल है तो इट डजंट मीन कि वो सेल्फ इंटरेस्टेड है या वो सिर्फ अपने बेनिफिट की बात कर रहा है। तो उस केस में नंबर वन तो ये होगा कि सोसाइटी के जो रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंटली यूज किया जा रहा है, और दूसरा अगर एक बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा, उनका टर्नओवर इंक्रीज होगा, उनकी जो है वो प्रॉफिट की रेशियो इंक्रीज होगी, तो वो बिजनेस एक्सपेंड करेगा। जब बिजनेसेस एक्सपेंड करते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे जॉब्स क्रिएट होती हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, जो किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी मतलब जहाँ पे आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं उस कंट्री के लिए, उस कंट्री के लोगों के लिए, ठीक है, वो एक जो है वो बेनिफिट जो है वो कंसीडर होता है। तो प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस होना, अगर एक बिजनेस प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होगा तो हाउ कुड ही एक्सटेंडेड देयर बिजनेस, वो अपना बिजनेस एक्सटेंड कैसे कर पाएंगे। ठीक है। तो एक बिजनेस का प्रॉफिटेबल होना, इट डजंट मीन कि इट्स अ बैड थिंग। उस केस में वो नंबर वन तो रिसोर्सेज उसको सोसाइटी के जो है उसको बेहतर वे में यूटिलाइज किया जा रहा है, और दूसरा फिर डिफरेंट अदर जो है उसका बेनिफिट ये होता है कि जैसे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, बिजनेस एक्सपेंड करते हैं, और उसमें जितने भी प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, वो तमाम उनके बिजनेसेस ग्रो करते हैं। तो अब इट्स अ गुड थिंग यू कैन से, अगर कोई भी बिजनेस एक प्रॉफिटेबल है तो एक अच्छा इंडिकेटर होता है। और अगर आप किसी इंडिविजुअल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि एक बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर, ओके, तो एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें कि वो बिजनेस जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा, देन अगेन वी हैव वन इंडिकेटर कि वो बिजनेस कितना प्रॉफिट ओरिएंटेड है, कितना प्रॉफिट अर्न करता है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, उसने पिछले साल कितना प्रॉफिट अर्न करा, इस साल कितना। तो प्रॉफिट इज वन ऑफ द सिग्नल कि बिजनेस जो है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर बिजनेस उस बिजनेस में कोई इन्वेस्ट करना चाहेगा तो वो भी तभी करेगा अगर वो बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है। अगर आप किसी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन चाहते हैं, डेट चाहते हैं, फाइनेंस चाहते हैं, तो वो भी आपको तभी जो है वो प्रोवाइड करेगा अगर उसको लगेगा कि ये बिजनेस जो है वो फ्यूचर में रिटर्न कर सकता है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो प्रॉफिट जो है वो एक सिग्नल है, और एक जो है किसी भी, अगर आप अगर सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भी उसका बेनिफिट है। यहाँ पे हमने अंडरस्टैंड करा कि इम्पोर्टेंस क्या है प्रॉफिट की, जो हमने सेकंड पॉइंट डिस्कस करा था, जस्ट लाइक यहाँ पे रिकॉग्नाइज द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉफिट, तो एक इंडस्ट्री अगर जस्ट लाइक हम जो है फूड का बिजनेस करते हैं तो फूड की एक पूरी इंडस्ट्री है। ठीक है। इसी तरह अगर आप जो है किसी सर्विसेज बिजनेस की बात करते हैं तो अगेन वो इंडस्ट्री है। कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है आपका, वो एक सर्टेन इंडस्ट्री होगी। तो उस इंडस्ट्री में रहते हुए आप प्रॉफिट जनरेट करते हैं एज अ बिजनेस। ठीक है। अब आप पूरी इंडस्ट्री जो है उसमें आप एक सिंगल बिजनेस नहीं होते, आप आपके अलावा बहुत से अदर बिजनेस होते हैं, डिफरेंट अदर जो है आपके कंपेटिटर होते हैं जो आपको compete कर रहे होते हैं। तो हम पूरी इंडस्ट्री में आप
अगर एक सिंगल बिजनेस की बात करें तो एक लिमिटेड सा शेयर होल्ड कर रहे होते हैं। हो सकता है कब 1% या उससे भी कम, या 2%, 5%। कुछ बड़ी कंपनी की अगर बात कर रहे हैं तो वो टोटल कंपनी का जो, लेट्स से कि अगर टोटल जो है वो पूरी इंडस्ट्री में 10 कंपनीज हैं और सब इक्वली शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं 10-10%, ठीक है। या कुछ कंपनी जो है वो ज्यादा जो है वो शेयर होल्ड करती है, कुछ कम जो है उसके पास बिजनेस का शेयर है। तो उस केस में पूरी इंडस्ट्री में जितने भी प्लेयर्स होते हैं उन बिजनेस का प्रॉफिटेबल होना, ठीक है। एक तो चीज है कि आपने प्रॉफिट अर्न करा, एक चीज होता है कि आप उस प्रॉफिट को मेंटेन भी करें। जस्ट लाइक इस साल आपने 10% प्रॉफिट जनरेट करा, ठीक है। पिछले साल आपने जो है लेट्स से कि 9%, 8% प्रॉफिट जनरेट करा था, या आप कह रहे हैं कि उससे पिछले साल भी आपके उतने प्रॉफिट थे। तो अगर आप हर साल एक सर्टन लेवल तक, जैसा कि 8% से ज्यादा ही प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं या 8% तक आपका प्रॉफिट आता है, तो आप उस प्रॉफिट को सस्टेन कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में भी आप में इतनी कैपेसिटी है कि आप उस प्रॉफिट को मेंटेन कर सकें, सस्टेन कर सकें, आप उतना प्रॉफिट दोबारा जनरेट कर सकें। तो ना सिर्फ आपको प्रॉफिट जनरेट करना होता है, उस प्रॉफिट के लेवल को मेंटेन भी करना होता है, उससे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करनी होती है, रादर देन आपका प्रॉफिट जो है इस टाइम पे ज्यादा है लेकिन आने वाले टाइम में आपका प्रॉफिट कम हो जाए। तो सस्टेनेबल इंडस्ट्री प्रॉफिट ये होता है कि नॉट ओनली सिंगल टाइम आप प्रॉफिट जनरेट करें, कि आप कैसे इंडस्ट्री जो है वो एक सस्टेनेबल प्रॉफिट जनरेशन इंडस्ट्री हो सकती है। कि अगर उसमें फिर कुछ इंडिकेशन होंगी, कुछ फैक्टर्स होंगे। अगर वो फैक्टर जो है पॉजिटिवली इफेक्ट करेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि आप प्रॉफिट जो है उसको सस्टेन कर सकते हैं, उस प्रॉफिट के लेवल को मेंटेन रख सकते हैं। अगर वो फैक्टर नेगेटिवली इम्पेक्ट करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि इंडस्ट्री जो है वो अनप्रडिक्टेबल इंडस्ट्री है। उसमें हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप इतने प्रॉफिट जनरेट ना कर सके। तो सस्टेनेबल इंडस्ट्री प्रॉफिट की जो है 5 डिफरेंट फैक्टर्स हैं, इसको हम 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क भी कहते हैं, ठीक है। अगर आप हमने कहा कि प्रॉफिट जो है वो इम्पोर्टेंट है, प्रॉफिट अर्न करने हैं। आपने एक सर्टन परसेंटेज, 10%, 12% प्रॉफिट जनरेट कर लिया। अब प्रॉफिट सस्टेनेबल होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए हमें फिर कोई इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड करना होगा कि जिस इंडस्ट्री में आप वर्क कर रहे हैं, आपका बिजनेस है, वो इंडस्ट्री बेसिकली जो है एक सस्टेनेबल प्रॉफिट इंडस्ट्री है या नहीं है। तो उस इंडस्ट्री को कुछ फैक्टर जो है वो फैक्ट आउट करते हैं, और उसमें से जो पहला फैक्टर है वो हमारे पास होता है एंट्री का, ठीक है। एंट्री बेसिकली क्या है कि उस इंडस्ट्री में न्यू बिजनेसेस इजीली इन हो सकते हैं या नहीं। अगर तो इजीली इन हो सकते हैं, इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ और बिजनेसेस आ जाएं, वो आपका बिजनेस शेयर जो है वो कैप्चर कर लें, आपके प्रॉफिट अफेक्ट हो सकते हैं। अगर एंट्री आसान नहीं है, एंट्री बैरियर्स हैं, एंट्री हर्डल है, तो उस केस में हो सकता है न्यू बिजनेस जो है। माइक ऑफ रखें। ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो वन ऑफ द फैक्टर जो है वो एंट्री होती है कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जिसमें आप ऑपरेट कर रहे हैं, एंट्री इजीली इन हो सकता है कोई भी बिजनेस, या इजीली इन नहीं हो सकता। तो जब एंट्री इजीली हो सकेगी तो आपके जो है वो प्रॉफिट जो है वो हमेशा उसमें जो है वो चेंज आ सकता है। हो सकता है कि आप उस लेवल तक प्रॉफिट मेंटेन ना रख सकें, क्योंकि न्यू प्लेयर्स जो है वो इन होते रहते हैं उसमें। तो एंट्री जो है, एंट्री जैसे हमने कहा कि न्यू बिजनेस इजी इन हो सकते हैं, या इट्स नॉट दैट मच इजी टू एंटर इनटू दैट इंडस्ट्री। तो एंट्री को अफेक्ट करते हैं ये डिफरेंट फैक्टर्स के। एंट्री की कॉस्ट, जस्ट लाइक एंट्री कॉस्ट, उस इंडस्ट्री में इन होने की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो। जस्ट लाइक के बिजनेस जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, उसके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है।
फिर उसके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, वो तमाम चीज़ें जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो उस केस में हम कह सकते हैं अगर एंट्री कॉस्ट हाई है तो उसका मतलब ये होगा एंट्री इजी नहीं है, और अगर एंट्री कॉस्ट बहुत लो है तो इजीली न्यू बिजनेसेस जो है उस इंडस्ट्री में इन हो सकते हैं। तो एंट्री का नंबर वन फैक्टर क्या होगा? एंट्री कॉस्ट होगी। सेकंड होता है संक कॉस्ट। संक कॉस्ट इज ऑल दोज कॉस्ट जिसको आप वापस रिकवर नहीं कर सकते। जस्ट लाइक आपने, अगर आपको बिजनेस कर रहे हैं, आपने कोई एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट है, कुछ आपने एडवर्टीजमेंट दी है, तो उस केस में चाहे आपकी सेल हो या ना हो, वो आपको एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस वापस रिटर्न नहीं होते। ठीक है, इट्स जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द संक कॉस्ट। संक कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जिसको आप वापस रिकवर नहीं कर सकते। तो वो बेसिकली जो है आपको, अगर संक कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है बिजनेसेस की, तो उस केस में एंट्री जो है वो डिफिकल्ट हो जाती है। अगर संक कॉस्ट बहुत लो है, बहुत ज़्यादा ऐसी कॉस्ट नहीं है जो आप रिकवर ना कर सकें, तो आप इजी इन होना चाहेंगे उस इंडस्ट्री में, तो संक कॉस्ट जो है वो मैटर करती है। इसी तरह डिफरेंट नेटवर्क इफेक्ट्स हैं। इफ देयर आर डिफरेंट नेटवर्क अवेलेबल, आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, डिफरेंट तरह से आप ऑपरेट कर सकते हैं, तो उस केस में एंट्री जो है वो आसान हो जाती है। अगर वो नेटवर्क इफेक्ट नहीं करते, ठीक है, तो उस केस में जो है वो ऑब्वियसली एंट्री जो है आपकी इफेक्ट करेगी। अच्छा, इसी तरह स्विचिंग कॉस्ट है। स्विचिंग कॉस्ट क्या होती है? एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस पे आप जा सकते हैं इजीली, और विद इन अ बिजनेस आप डिफरेंट जो है वो उसमें चेंजेस लेके आ सकते हैं। तो एक टाइप ऑफ बिजनेस से दूसरे टाइप ऑफ बिजनेस पे जाने के लिए आप, अगर बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती, तब तो एंट्री आसान होगी। अगर स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, कि आप एक बिजनेस, अभी आपने उस इंडस्ट्री में इन हो गए और आप उसके बाद कहते हैं कि मैं स्विच कर जाऊंगा, और उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, तो आप जब एंट्री करते हुए वक्त 10 दफ़ा सोचेंगे कि क्योंकि इसकी स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो मुझे जो है वो केयरफुल इस इंडस्ट्री में इंटर होना चाहिए। तो स्विचिंग कॉस्ट अगर बहुत ज़्यादा हाई होगी तो एंट्री जो है वो कम हो सकती है। अगर स्विचिंग कॉस्ट बहुत कम है तो इजीली कोई भी बिजनेस जो है इस इंडस्ट्री में इन हो रहा होगा। देन स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट। स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट, वट एवर यू हैव इन्वेस्टेड, आप कितने टाइम में उसको रिकवर कर लेंगे, कितने टाइम में आपका बिजनेस जो है वो स्मूथली रन होना शुरू हो जाएगा। अगर आप किसी इंडस्ट्री में इन होते हैं, आपको लगता है कि उसके लिए 5-10 ईयर्स चाहिए एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन के लिए, या उसमें एक प्रॉफिटेबल बिजनेस होने के लिए, तो बहुत ज़्यादा बिजनेस उसमें इन नहीं हुए होंगे। अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें आप इंटर होते ही जो है वो एडजस्ट हो सकते हैं, या आप कहें कि आप एक सर्टेन प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस जो है वो इन होना चाहेंगे। अच्छा, इसी तरह एक कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। इकोनॉमीज ऑफ स्केल बेसिकली क्या है कि जब आप प्रोडक्शन करते हैं ना, तो एक कॉस्ट होती है आपकी एवरेज कॉस्ट। जैसे ही आप थोड़ी प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आपकी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट आ रही होती है, उसमें दो तरह की कॉस्ट इंक्लूड होती हैं। ठीक है, एक आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है, एक आपकी फिक्स कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट के आपने रॉ मटेरियल परचेज करा है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, या आपने जो है वो डिफरेंट उस पे जो है एक्सपेंसेस कर रहे हैं जो सिर्फ उसी प्रोडक्ट पे आए हैं, वो आपके जो है वो वेरी करते हैं। वेरिएबल, जितने ज़्यादा प्रोडक्ट होंगी उतनी वेरिएबल कॉस्ट होगी। ठीक है, लेकिन कुछ कॉस्ट होती है फिक्स कॉस्ट। जैसे आपने जो है वो बिल्डिंग का रेंट देना है, एक सर्टन सैलरीज एम्प्लॉयज को देनी है, या यूटिलिटीज के एक्सपेंसेस हैं, वो कॉस्ट आपकी फिक्स कॉस्ट है। वो आप चाहे आप 0 प्रोडक्शन करें या 1000 प्रोडक्शन करें, आपकी कॉस्ट आनी ही आनी है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट, जैसे जैसे आप ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं ना, तो फिक्स कॉस्ट जो है वो आपकी उन तमाम यूनिट पे एलोकेट होना शुरू हो जाती है। तो उसकी वजह से बेनिफिट ये होता है कि अगर जब ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, तो उसकी वजह से आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और दूसरा, जब आप ज़्यादा मटेरियल बाय करते हैं, बल्क में क्वांटिटी या मटेरियल की बाय करते हैं, तब भी आपको पर यूनिट कॉस्ट उसकी कम पड़ रही होती है, तो उस वजह से भी आपकी एवरेज कॉस्ट जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये होता है कि जब आप ज़्यादा प्रोडक्शन पे जाएंगे, जब आप ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, तो क्या
उस बिजनेस में आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर सकते हैं? कि आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो सकती है कि जैसे जैसे आप अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करें? अगर तो हो सकती है तो देयर कुड बी सम चांसेस कि न्यू बिजनेस वहां पे इन होना चाहे। अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव नहीं होती तो देन देयर वुड बी ए क्वेश्चन मार्क कि वहां पे इन होना है या नहीं होना। देन वी हैव रेपुटेशन, कि उस कंपनी का, उस बिजनेस का जिसमें आप ऑपरेट कर रहे हैं या इंडस्ट्री का, उसकी रेप्यूट क्या है। ठीक है, उसकी रेपुटेशन मैटर करेगी कि वो नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, कि, उस बिजनेस के जो है वो उसमें बाकी प्लेयर्स के मार्क्स क्या हैं, या वो प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस है या नहीं है, या उसमें जो है किस नेचर का बिजनेस है, वो मैटर करेगा। उसकी रिप्यूट जो है वो ऑब्वियसली मैटर करेगी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली एंट्री जो है वो अफेक्ट होगी। देन गवर्नमेंट स्ट्रेन, जिस इंडस्ट्री की आप बात कर रहे हैं, क्या उसमें बहुत ज्यादा गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, बहुत ज्यादा टर्म एंड कंडीशन इन्वॉल्व तो नहीं है, बहुत ज्यादा टैक्सेशन हाई तो नहीं है, उसके अलावा बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन तो नहीं है। अगर बहुत ज्यादा गवर्नमेंट की कंस्ट्रेंट होंगी तो एंट्री बैरियर होगा, एंट्री कम होगी। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेन नहीं है, बहुत ज्यादा कंपल्शन नहीं है, वहां पे टर्म एंड कंडीशन नहीं होती, तो उस केस में एंट्री जो है वो इजी होगी। तो नंबर 1 पॉइंट हमारे पास सस्टेनेबल इंडस्ट्री प्रॉफिट का क्या हुआ कि एंट्री, एंट्री मैटर करेगी। कि अगर एंट्री इजी हो रही है तो इसका मतलब है न्यू प्लेयर इन हो रहे हैं। जब भी न्यू प्लेयर इन होंगे तो ऑब्वियसली वो फिर एग्जिस्टिंग बिजनेस में जो आपके रेशियो होगी प्रॉफिट की, वो कहीं ना कहीं जो है वो इफेक्ट हो सकती है। तो ये नंबर 1 पॉइंट मुझे बताइएगा, सस्टेनेबल इंडस्ट्री प्रॉफिट में एंट्री वाला पॉइंट समझ आया? इज दैट क्लियर? Yes, sir, it's clear. Yes, sir. ओके, Yes, sir. ओके। सेकंड पॉइंट दैट वी हैव, पावर ऑफ इनपुट सप्लाई। जो आपके इनपुट सप्लाई है ना, जिससे आप जो है वो रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, जो सप्लाई आपको प्रोवाइड करते हैं, उनकी उनकी पावर जो है वो मैटर करेगी सस्टेन इंडस्ट्री प्रॉफिट के लिए। ठीक है, सस्टेनेबल इंडस्ट्री प्रॉफिट के लिए जो है वो आ, आपके जो प्लेयर्स हैं, सप्लायर जो है, अगर मैं आपको यहाँ पे जस्ट एक पॉइंट बता देता हूँ, बाकी रिटर्न इसको हम डिटेल से भी डिस्कस कर लेंगे। पावर ऑफ इनपुट सप्लायर का मतलब ये है कि अगर सप्लायर जो है वो पावरफुल है तो वो रॉ मटेरियल की प्राइसेस इंक्रीज कर सकता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। जब रॉ मटेरियल की प्राइसेस इंक्रीज करेगा तो उससे होगा क्या कि आपकी कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी। जब आपकी कॉस्ट इंक्रीज करेगी तो आपके प्रॉफिट कम हो जाएंगे। जब प्रॉफिट कम होंगे तो आप प्रॉफिट सस्टेन नहीं कर पाएंगे, मेंटेन नहीं कर पाएंगे एक सर्टेन लेवल। तो उस केस में अगर पावर ऑफ इनपुट सप्लाई हाई होगी तो उस केस में सस्टेनेबल इंडस्ट्री प्रॉफिट, जो आपके प्रॉफिट है इंडस्ट्री के, वो इफेक्ट हो सकते हैं। अगर इनकी पावर इतनी ज्यादा हाई नहीं है तो उस केस में हो सकता है कि ये प्रॉफिट इतने ज्यादा इफेक्ट ना हो। पावर सप्लाई मैटर करता है कि नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं। अगर तो बहुत कम सप्लायर हैं इंडस्ट्री में तो उनकी पावर ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हाई हो सकती है। अगर बहुत ज्यादा सप्लायर हैं तो उस केस में वो बहुत विद इन सप्लायर जो है बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा, बहुत ज्यादा प्राइसेस वो हाई नहीं कर सकेंगे, हाई नहीं कर सकेंगे। तो उस केस में आपको जो है वो इनपुट सप्लाई की बात जो है वो इतनी हाई नहीं होगी। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, पावर ऑफ द इनपुट सप्लाई। अगर उनकी पावर हाई है तो सस्टेनेबल इंडस्ट्री प्रॉफिट इफेक्ट होंगे। अगर पावर लो है तो वो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहे होंगे। अच्छा, इसी तरह थर्ड पॉइंट हमारे पास है पावर ऑफ द बायर्स। इज देयर एनी क्वेश्चन? ओके, ऑलराइट। अनदर पॉइंट वी हैव पावर ऑफ द बायर्स। अब अगर हम पावर ऑफ द बायर्स की बात करें तो अल्टीमेट जो हमारे कंज्यूमर हैं, अगर उनकी पावर हाई होगी तो उस केस में वो निगोशिएट कर सकते हैं। ठीक है, निगोशिएशन की हाई होगी, वो बहुत ज़्यादा जो है वो पे नहीं कर रहे होंगे,
बाइंग ऑफ द पावर तब ज्यादा होती है जब आपके बिजनेस में और बहुत ज्यादा कंपेटिटर हों, एंट्री बहुत आसान हो, न्यू कंपेटिटर आ रहे हैं, वो आपको मार्केट में जो है वो फिर बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस आप चार्ज नहीं कर पा रहे होते, तो उस केस में आपके प्रॉफिट अफेक्ट हो सकते हैं। या सम ऑफ द टाइम जो है वो गवर्नमेंट इंटरवीन कर देती है ऑन द बिहाफ ऑफ द बायर्स कि आप बायर से जो है वो बहुत ज़्यादा प्राइसेस चार्ज नहीं करेंगे, या डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन जो है वो होती हैं जिसकी वजह से बायर ऑफ द पावर जो है, पावर ऑफ द बायर जो है, बायर की पावर जो है वो इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, अगर बायर की पावर बहुत ज़्यादा हाई है तो उसमें आपके सस्टेनेबल इंडस्ट्री प्रॉफिट जो है वो अफेक्ट हो सकते हैं, प्रॉफिट अफेक्ट हो सकते हैं। अगर उनकी पावर इतनी ज़्यादा हाई नहीं है तो आपके जो है प्रॉफिट आप मेंटेन कर सकते हैं। देन वी हैव फोर्थ पॉइंट, दैट इज इंडस्ट्री लेवल। इस केस में ये होगा कि जिस इंडस्ट्री में आप ऑपरेट कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप ऑफ रेवेन्यू या डिफरेंट टाइप ऑफ कंपटीशन एग्जिस्ट करेंगे। वो कंपटीशन जो है विद इन अ सप्लायर हो सकता है, विद इन अ बायर हो सकता है, और विद इन अ बिजनेसेस जो हो सकता है। ठीक है, अगर वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, अगर हम कहें कि विद इन अ बायर बहुत ज़्यादा कंपटीशन हाई है या विद इन अ सप्लायर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल थिंग है। अगर आप विद इन आपका बिजनेसेस अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है तो उस केस में हो सकता है कि आपके प्रॉफिट अफेक्ट करें। अगर सप्लाई का जो है विद इन सप्लाई बहुत ज़्यादा कंपटीशन हाई है तो आप ऑब्वियसली आप इंजॉय करेंगे कि आपको इनपुट की प्राइसेस बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं हो रही होंगी। और इसी तरह बायर के अगर जो है वो ज़्यादा उनके बीच राइवलरी है, उनके बीच ये रहता है कि हम लोग जो है वो पहले बाय करें, तो उस केस में वो ज़्यादा से ज़्यादा पे करने के लिए भी रेडी होंगे, तो वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल होता है। लेकिन अगर बिजनेस टू बिजनेस अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हाई है तो उससे आपके प्रॉफिट इफेक्ट हो सकते हैं कि आप अब बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। उस केस में अदर बिजनेसेस जो हैं वो कम अमाउंट पे या कम प्राइस पे जो है वो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करके एक खास मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। तो उस केस में वो हमारे पास पॉइंट हो सकता है इंडस्ट्री लाइब्रेरी का। देन वी हैव अनदर पॉइंट, सब्स्टिट्यूट एंड कम्प्लीमेंट। सब्स्टिट्यूट, अगर जिस इंडस्ट्री में हम ऑपरेट कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, अगर बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूट होंगे तो जैसे ही प्राइस थोड़ी हाई होंगी, अब होगा क्या कि आपके इनपुट की प्राइस इंक्रीज करी, इनपुट की प्राइस इंक्रीज करने की वजह से आपको जो है वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज करना होगी। अब जैसे ही आप आउटपुट की प्राइस इंक्रीज करते हैं, प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज करते हैं, अगर बायर के पास कम्प्लीमेंट प्रोडक्ट या सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का ऑप्शन होगा तो वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट पे जाएगा, और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट पे जब जाएगा तो ऑब्वियसली आपका टर्नओवर या आपके सेल जो है वो रेवेन्यू जो है वो उससे अफेक्ट होंगे, और रेवेन्यू अफेक्ट होंगे तो ऑब्वियसली आपकी जो है वो प्रॉफिट जो है वो कहीं ना कहीं उससे अफेक्ट होंगे। ठीक है, तो इसको फर्दर भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन राइट नाउ वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट के 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क है क्या, कि सस्टेनेबल इंडस्ट्री प्रॉफिट को कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर 1 पॉइंट हमारे पास क्या है, एंट्री का, एंट्री इफेक्ट कर सकती है, पावर ऑफ इनपुट सप्लाई इफेक्ट कर सकता है, पावर ऑफ द बायर इफेक्ट कर सकता है, इंडस्ट्री की लाइब्रेरी जो है वो इफेक्ट कर सकती है, सब्स्टिट्यूट एंड कम्प्लीमेंट प्रोडक्ट जो है अगर बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं तो वो इफेक्ट कर सकते हैं। जी, ये 5 पॉइंट बताइएगा, इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सर ये जो 5 फोर्सेस की जो मॉडल है ये दो इंडस्ट्रीज के दरमियान कंपटीशन को एनालाइज करेंगे या एक ही इंडस्ट्री के अंदर दो विद इन कंपनीज को? विद इन इंडस्ट्री, विद इन इंडस्ट्री डिफरेंट कंपनीज को। ठीक है, विद इन इंडस्ट्री हम बात कर रहे हैं, एक इंडस्ट्री का प्रॉफिट उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, सर हमें इन 5 फोर्सेस को रोकना होगा। अच्छा इसमें आप देखो, अगर आप एक बिजनेस हो ना, अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो आप चाहते ही हो कि आपका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं जहाँ पे ये डिफरेंट बैरियर्स हैं, जस्ट लाइक एंट्री आसान नहीं है, तब तो आप सस्टेनेबल प्रॉफिट हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एंट्री बहुत आसान है, कोई भी न्यू बिजनेस इन हो सकता है, तो फिर आपके पास ऑप्शन ये होगा
कि आपको पता है कि मेरे प्रॉफिट किसी भी टाइम पे बहुत कम हो सकते हैं, न्यू लोग आके उसको अफेक्ट कर सकते हैं, तो आपको डिफरेंट स्ट्रेटजी उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करनी होगी। आप कैसे आने वाले टाइम में अपने प्रॉफिट को मेंटेन करें, फिर आपको अपनी स्ट्रेटजीज चेंज करनी होगी, न्यू प्रोडक्ट्स लेके आनी होगी, और आपको जो है अपने प्रोसेस को एफिशिएंट करना होगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं फिर बेसिकली, कि आप कैसे अपना प्रॉफिटेबल बिजनेस को मेंटेन रख सकते हैं, जबकि आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि न्यू बिजनेसेस इन हो सकते हैं, सप्लायर कॉस्ट इंक्रीज कर सकता है, उससे भी आपके प्रॉफिट कम हो रहे होंगे, बायर जो है वो बहुत ज़्यादा प्राइस पे करने के लिए रेडी ना हो सकता है उसके पास कोई और ऑप्शन आ जाए, तो उस केस में भी आप पे प्रेशर रहेगा कि आपके टर्नओवर सेल इफेक्ट हो सकते हैं। इसी तरह विद इन अ बिजनेस कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, उस केस में भी आप बहुत ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते, आपके टर्नओवर इफेक्ट हो सकते हैं। और सब्सिट्यूट प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हैं, तो उस केस में वो डिफरेंट अदर सब्सिट्यूट पे चले जाएंगे। तो ये इंडस्ट्री में अगर इस तरह की इंडस्ट्री में आप ऑपरेट कर रहे हैं जहाँ पे ये तमाम प्रेशर्स आप पे हैं, तो आपको फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्ट्रेटजी ऑप्ट करनी होती है कि आप कैसे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस जो है उसको मेंटेन रख सकें, आप ओवर द पीरियड प्रॉफिट को गेन कैसे कर सकते हैं। जी, इज दैट क्लियर? सर वो मेरी एक फ्रेंड है, वो ऐड नहीं हो पा रही इसमें, आपने उसको रिमूव कर दिया है। जी, अगर आप बार बार माइक को ऑन रखेंगे तो आई वुड रिमूव, ठीक है। कैम और माइक मैंने बोला हुआ है कि आप जो है वो उसको जैसे ही आप इन हो आप फोन से उसको ऑफ कर लें, और कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप जस्ट हैंड रेज कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज ड्यूरिंग क्लास अगर कोई भी डिस्टरबेंस होगी तो मैं स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ, मैं जो है उसको रिमूव कर दूंगा और वो फिर ऑटोमेटिकली जो है वो वापस नहीं आ सकेगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं उसको उनको बोल देती हूँ। उनको बोले कि नेक्स्ट टाइम के लिए इसको मेक श्योर कर लें। और अभी जो है वो इसकी रिकॉर्डिंग जो है मैं गूगल क्लासरूम पे सीआर आपको भी कोड भी बता दूंगा, उसका लिंक बता दूंगा, वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बुक और रिकॉर्डिंग आपको आज ही उस पर मिल जाएगी, ठीक है। ओके सर, थैंक ओके, नाउ वी हैव हमने यहाँ पे जो है बेसिकली अभी तक जो डिस्कस किया है वो ये किया है कि इसको सेकंड पॉइंट जो हमारा था, रिकॉग्नाइज द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉफिट। हम बेसिकली प्रॉफिट को ही डिस्कस कर रहे हैं अभी तक, कि अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या था, इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या था, वो हमने डिस्कस करा। प्रॉफिट क्यों इम्पोर्टेंट है वो हमने डिस्कस करा। फिर हमने कहा कि सस्टेनेबल इंडस्ट्री प्रॉफिट क्या होता है, कि आप प्रॉफिट तो अर्न कर रहे हैं, उसको सस्टेन कैसे कर सकते हैं, तो वो हमने अंडरस्टैंड करा। उसके 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क को हमने अंडरस्टैंड करा कि बेसिकली हम जो है वो किस तरह जो है एक प्रॉफिटेबल बिजनेस जो है उसको मेंटेन रख सकते हैं। बाकी इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन यहाँ पे गिवन है। इसको हम एक तो पहले एक काम तो ये कीजिएगा, आप खुद से इसको थोड़ा सा रीड आउट कीजिएगा। बाकी इसके सब पॉइंट जो हैं इसको हम नेक्स्ट क्लास में भी थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे फर्दर इसको एलेबरेट कर दूंगा, और आने वाले डिफरेंट चैप्टर्स में ये डिफरेंट जो है पॉइंट्स जो है इन पे आपको डिफरेंट चैप्टर्स मिलेंगे, डिटेल के साथ डिस्कशन हमारी इस कोर्स में होती रहेगी, ठीक है। एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बायर की बात, सप्लायर की बात, और डिफरेंट ड्राइवर्स और डिफरेंट जो है उस पर आपको डिटेल चैप्टर जो है हम उसको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। राइट नाउ एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे जो है वो अफेक्ट करते हैं। ओके, देन वी हैव टू अंडरस्टैंड द इंसेंटिव। थर्ड पॉइंट हमारे पास है कि हमें अंडरस्टैंड करना है इंसेंटिव्स को। इंसेंटिव बेसिकली क्या है कि कोई अगर अच्छा ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस यू मस्ट हैव सम क्लियर कट डिफरेंशिएशन होनी चाहिए। कोई अच्छा परफॉर्म करता है और कोई एक एवरेज परफॉर्म कर रहा है, तो उन दोनों के बीच डिफरेंस जरूर होना चाहिए, ताकि जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको अप्रिसिएशन हो कि अगर मैं फर्दर अच्छा वर्क करूंगा तो मुझे जो है वो रिवॉर्ड्स मिलेंगे उसके अगेंस्ट। तो एक इफेक्टिव मैनेजर यही करता है कि वो इंसेंटिव सिस्टम को अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। इसी तरह
कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जो मैनेजर है एक फिक्स सैलरी पे हायर किया जाता है, तो कंपनी भी कंपनी ऑनर भी यही करते हैं कि उसको डिफरेंट बोनसेस, डिफरेंट रिवार्ड जो है वो दे रहे होते हैं, ताकि उसको सेल्फ इंटरेस्ट रहे, वो इन्वॉल्व रहे बिजनेस के साथ। उसको ये ना हो कि मैं चाहे बहुत ज़्यादा अच्छा काम करूँ या एवरेज काम करूँ, मुझे मिलनी तो वही फिक्स सैलरी है, तो उससे जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो सकती। जब इंडिविजुअली परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो ओवरऑल जो है वो आप गोल अचीव नहीं कर सकते, जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल होगा। तो इसलिए आपको इंसेंटिव सिस्टम, रिवॉर्ड सिस्टम, ठीक है, इसको जो है एक इफेक्टिव मैनेजर को जो है वो पता होना चाहिए कि कब कब जो है वो मुझे इंसेंटिव्स देने हैं, कब कब मुझे है, अगर परफॉर्मेंस जो है वो लो हो रही है तो उसको मुझे कैसे जो है वो इन्हेंस करना है एम्प्लॉयज़ की। तो ये इन तमाम तर हम इंसेंटिव सिस्टम में जो है इंसेंटिव को अंडरस्टैंड करते हुए कर रहे होते हैं, ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट वी हैव अंडरस्टैंड द मार्केट्स। मार्केट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मार्केट बेसिकली, मार्केट की डेफिनेशन क्या होती है कि मार्केट इज बेसिकली द प्लेटफॉर्म वेयर बायर एंड सेलर इंटरेक्ट, ठीक है, जहाँ पे बायर और सेलर जो है वो इंटरेक्ट करते हैं, इस बेसिकली मार्केट। अब वो मार्केट प्रोडक्ट मार्केट हो सकती है जहाँ पे प्रोडक्ट बाय सेल की जाती है, वो प्रोडक्ट फाइनेंशियल मार्केट हो सकती है जहाँ पे फंड बाय एंड सेल किए जा सकते हैं, ठीक है। तो देयर कुड बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स हो सकती हैं। तो आप एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से टीचर नाम एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अंडरस्टैंड ये करना होता है कि मार्केट के डिफरेंट डायनामिक्स क्या हैं, मार्केट में जो डिफरेंट प्लेयर वर्क कर रहे हैं उनकी पावर को अंडरस्टैंड करना होता है। जैसे हमने अभी डिस्कस करा कि the power of the bargaining position of the consumer and producer in the market is limited by three sources of revenue that exist in the economic transaction। अगर मार्केट की बात करें तो उसमें डिफरेंट प्लेयर्स होंगे, उसमें सप्लायर है, उसमें बायर है, उसमें जो है बिजनेसेस हैं, ठीक है। अब जस्ट लाइक के उसमें डिफरेंट रेवेन्यू, डिफरेंट कंपटीशन हो सकता है। कंज्यूमर प्रोड्यूसर रेवेन्यू, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, एक बिजनेस जो प्रोडक्शन कर रहा है उसका कंज्यूमर के साथ डिफरेंट रेवेन्यूज हो सकती हैं, उसको हमने अंडरस्टैंड करना होता है। फिर कंज्यूमर का कंज्यूमर के साथ कंपटीशन, कंज्यूमर का कंज्यूमर के साथ रेवेन्यू हो सकती है, उसको हमने अंडरस्टैंड करना होता है। फिर प्रोड्यूसर की प्रोड्यूसर के साथ जो है वो रेवेन्यू हो सकती है। वो तमाम तर जो है वो अगर आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, मार्केट को अंडरस्टैंड करेंगे, तो आप जो है एक इफेक्टिव मैनेजर के तौर पे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। बाकी इसकी डिटेल जो है वो कंज्यूमर प्रोड्यूसर लाइब्रेरी, कंज्यूमर लाइब्रेरी, इसको हम फर्दर क्लास में नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। राइट नाउ वी जस्ट डिस्कस 2 पॉइंट विद डिटेल, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट, जिसमें हमने कहा कि रिकॉग्नाइज करें गोल्स क्या हैं आपके और कंस्ट्रेंट क्या है, नंबर 1 पॉइंट था। दूसरा हमारे पास था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉफिट जो है रिकॉग्नाइज करें, नेचर ऑफ प्रॉफिट को और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉफिट को, ये सेकंड पॉइंट था, इसको हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया। और इसी तरह हमारे पास इंसेंटिव सिस्टम थर्ड और अंडरस्टैंड द मार्केट फोर्थ पॉइंट जो है वो अभी हमने डिस्कस करे हैं। फिफ्थ एंड सिक्स पॉइंट जो है इसको हम फर्दर जो है वो कमिंग क्लास में जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। तो जी सिया, आप की जो क्लासेस हो रही हैं जी, जस्ट गिव मी अ मिनट, वी हैव लास्ट मिनट। सिया मुझे कंफर्म कीजिएगा कि 40 मिनट के 2 ही सेशन हो रहे हैं। यस सर, 40 मिनट्स के 2 ही सेशंस हैं। ठीक है। अभी ये लास्ट मिनट है। बेसिकली क्या है कि कुछ गाइडलाइन ये हैं कि जो भी मैंने यहाँ पे पढ़ा है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आइएगा, हम स्टार्ट यहीं से करेंगे। और बाकी अगर कोई भी आप लोगों के क्वेश्चन हो आप सीआर के थ्रू, मैं आप लोगों को अभी लिंक दे दूंगा, वो लिंक जो है आप उसको गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग प्लस आपको बुक जो है वो मिल जाएगी, उसको फॉलो कर लीजिएगा। सीआर इनके स्क्रीनशॉट लेके अटेंडेंस के वो मुझे आप सेंड कर देंगे, ठीक है। सर ले लिए मैंने, आपको शेयर कर दूंगी मैं। ठीक है, राइट नाउ वी आर क्लोजिंग इट, हम इसको यहीं पे क्लोज कर